प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े हुए समस्त कृतिकारों को और साहित्य प्रेमियों को मेरा प्रणाम पहुँचे। और हमारा प्रणाम पहुँचे मुंशी प्रेमचंद जी को। आज उनकी 145वीं जयंती है और इस अवसर पर पूरे सप्ताह भर उनकी कहानियों पर चर्चा परिचर्चा का क्रम आज से शुरू होने जा रहा है। मुंशी प्रेमचंद जी का संक्षिप्त एक परिचय जीवनी मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं और उसके बाद ठाकुर का कुआं, उनकी चर्चित कहानी को आपके बीच में वाचन कर कोशिश करूंगा आप तक पहुंचाने की। मुंशी प्रेमचंद जी को कौन नहीं जानता। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को लम्ही ग्राम में हुआ और 8 अक्टूबर 1936 को उनका देहावसान हुआ। हिंदी और उर्दू साहित्य के महान लेखक और उपन्यासकार थे, जिन्हें हिंदी साहित्य में यथार्थवाद का जनक माना जाता है। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था और प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में भारतीय समाज की समस्याओं, गरीबी, सामाजिक कुरीतियों और मानवीय संवेदनाओं को गहराई से चित्रित किया है। इनके प्रारंभिक जीवन में उत्तर प्रदेश के लम्ही गांव में इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ और उनके पिता अजायब राय डाकघर में क्लर्क थे और उनकी मां का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद जी का बचपन आर्थिक तंगी और कठिनाइयों में बीता। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा लम्ही और वाराणसी में प्राप्त की। आर्थिक स्थिति के कारण उनकी पढ़ाई में कई रुकावटें आई, लेकिन उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और बाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री ली। और इनकी पहली शादी बहुत कम उम्र में एक धनी परिवार की लड़की से हुई, जो असफल रही। बाद में उन्होंने शिवरानी देवी से दूसरा विवाह किया, जो उनकी साहित्यिक यात्रा में सहयोगी बनी रही। इनके 2 बेटे श्रीपत राय और अमृत राय और एक बेटी कमला देवी थी। इनका जो प्रारंभिक लेखन रहा है, उनने जो शुरुआत में इन्होंने उर्दू में नवाब राय के नाम से इनका लेखन शुरू हुआ और इनकी पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन 1907 में प्रकाशित हुई। उपन्यास और कहानियों में हिंदी और उर्दू में कई उपन्यास और सैकड़ों कहानियां इन्होंने लिखी। उनके प्रमुख उपन्यास हैं 1936 में प्रकाशित गोदान, जो भारतीय ग्रामीण जीवन और किसानों की समस्याओं का यथार्थवादी चित्रण जिसमें है, और गबन में जो 1931 में प्रकाशित हुई भ्रष्टाचार और नैतिक पतन की कहानी है। सेवा सदन है 1918 में, सामाजिक सुधार और नारी जीवन पर आधारित इनका बहुत सुंदर उपन्यास है। रंगभूमि 1924 में सृजित हुई, जिसमें सामाजिक अन्याय और संघर्ष की कहानी है। इसी के साथ ही कर्मभूमि 1932 में स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक मुद्दों पर आधारित इनकी रचना है। कहानियों जो उनकी जो प्रमुख कहानियां हैं, उनमें बच्चों के लिए ईदगाह, नमक का दरोगा, पूस की रात, कफन, पंच परमेश्वर, शतरंज के खिलाड़ी और बड़े भाई साहब शामिल हैं। और इनकी लेखन शैली बहुत सरल, सहज और यथार्थवादी रही है। उन्होंने समाज की कुरीतियों जैसे जातिवाद, गरीबी और शोषण को अपनी रचनाओं में स्थान दिया। इसके साथ साथ पत्रकारिता में भी बहुत बड़ा योगदान रहा प्रेमचंद जी का। उन्हें माधुरी, हंस और जागरण जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया। उन्होंने जमाना पत्रिका में भी योगदान दिया और इसके साथ ही स्वतंत्रता संग्राम में भी उनकी भूमिका रही। उनने अपने लेखन के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम को समर्थन दिया और सामाजिक जागरूकता भी फैलाई। और उनकी साहित्य पर फिल्मों का निर्माण भी हुआ। उनकी कई रचनाओं जैसे सदगति है, शतरंज के खिलाड़ी है, वो फिल्मों में के रूप में रूपांतरित हुई है। और आर्थिक
कठिनाइयों में इनका अंतिम समय गुजरा है। उनने मुंबई के कुछ समय तक फिल्म उद्योग में भी काम किया और 8 अक्टूबर 1936 में लंबी बीमारी के बाद वाराणसी में उनका निधन हो गया। प्रेमचंद की रचनाएं आज भी हिंदी साहित्य में अग्रणी मानी जाती है। उनकी कहानियां और उपन्यास सामाजिक यथार्थ, मानवीय संवेदनाओं और नैतिक मूल्यों को दर्शाते हैं। वे हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। उनकी रचनाएं स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रमों में शामिल हैं और विभिन्न देशों की विभिन्न भाषाओं में अनुवादित हो चुकी हैं। ऐसे महान साहित्यकार को हमारा नमन है। आइए उनकी चर्चित कहानी ठाकुर का कुआं आज आपके समक्ष है। इस कहानी पर चर्चा के लिए हमारे बीच वरिष्ठ साहित्यकार, कहानीकार और सिद्धहस्त कवि पिथौरागढ़ से जुड़े हैं आदरणीय महेश पुनेठा जी। उनकी बात हम बाद में सुनेंगे। आइए सुनते हैं ठाकुर का कुआं। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी बोली, ये कैसा पानी है? मारे बदबू के पिया नहीं जाता, गला सूख जा रहा है और तू सड़ा हुआ पानी पिला देती है। गंगी प्रतिदिन शाम को पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल न थी। आज पानी में बदबू कैसी? लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आए कहां से? ठाकुर को कुएं से कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डांट लगाएंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा? चौथा कुआं गांव में है नहीं। जोखू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तुम्हारे प्यास के रहा नहीं जाता। ला, थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लो। गंगी ने पानी न दिया। खराब पानी पीने से बीमारी बढ़ जाएगी, इतना जानती थी, परंतु यह न जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहेगी। बोली, यह पानी कैसे पियोगे? न जाने कौन जानवर मरा है। कुएं से मैं दूसरा पानी लाए देती हूँ। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। दूसरा पानी कहाँ से लाएगी? ठाकुर और साहू ने दो कुएं तो हैं, एक लोटा पानी न भरने देंगे? हाथ पांव थोड़ा आएगी और कुछ न होगा। बैठ चुपके से, ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देंगे। ठाकुर लाठी मारेंगे। साहू जी 1 के 5 लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता। कंधा देना तो बड़ी बात है, ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने यह बदबूदार पानी पीने को न दिया। रात के 9 बजे थे। थके मादे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे। मैदानी बहादुरी का तो अब जमाना न रहा, न मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दे दी और साफ निकल गए। कितनी अकलमंदी से एक माके की मुकदमे की नकल ले आए और नाजिर और मोहतमे सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता, कोई 100। यहाँ बिना पैसे कौड़ी नकल उड़ा दी। काम करने का ढंग चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठे मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोग नहीं,
सिर्फ वे बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंच हैं? इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करें, जाल फरेबी ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। अब इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडेरिए की एक भेड़ चुरा ली थी और बाद में मारकर खा गया। इन्हीं पंडित जी के घर में तो 12 मास जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं, काम करा लेते हैं, मजूरी देते नहीं, नानी मरती है। किस बात में है हमसे ऊंचे? हाँ, मुंह में हमसे ऊंचे हैं। हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आंखों से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांस लौटने लगता है। परंतु घमंड यह है कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख ले तो गजब हो जाए। हालात भी नीचे न पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अधेरे साये में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर? बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू चुकता रहा। इसीलिए तो उसने बेगार नदी थी, उस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर 2 स्त्रियां पानी भरने आई थी। इनमें बातें हो रही थी। खाना खाना चले और हुक्म हुआ कि ताज़ा पानी भर लाओ। घड़े के लिए पैसे नहीं हैं। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, यह तो न हुआ कि कलशिया उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया कि ताज़ा पानी लाओ, जैसे हम लौंडिया ही तो हैं। लौंडिया नहीं तो और क्या हो तुम? रोटी कपड़ा नहीं पाती। 10-5 रुपये छीन झपट कर ले ही लेती हो और लौंडिया कैसी होती है? मत लजाओ दीदी। छीन भर आराम करने को जी तरस रहा है, तरस जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर कर देती तो इससे कहीं आराम से रहती। ऊपर से वह एहसान मानता। मैं यहाँ हम काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुंह ही नहीं सीधा होता। दोनों पानी भरकर चली गई तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं की जगत के पास आई। बेफिक्रे चली गई। ठाकुर भी दरवाजा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ समझ बूझ कर न गया होगा। गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी न हुआ। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराग कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफी या रियाद की रत्ती पर भी उम्मीद नहीं। अंत में देवताओं की याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े में पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज नहीं हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे। घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा सहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से उसे न खींच सकता था। गंगी झुकी हुई घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक न होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हलकारों की आवाज सुनाई देती थी। ठाकुर कौन है, कौन है? पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जोखो लोटा मुंह से लगाए
वही मैला पानी, गंदा पानी पी रहा था। ये कहानी थी ठाकुर का कुआं। लेखक मुंशी प्रेमचंद जी। आइए इस अवसर पर इस महान साहित्यकार को स्मरण करते हुए उन्हें नमन करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमने ठाकुर का कुआं इस कहानी को पढ़ा और उपस्थित सभी सज्जनों से मेरा निवेदन होगा कि पूरे सप्ताह भर प्रेमचंद जी की नई नई कहानियों के साथ हम आज होंगे। आज हमारे इस पटल पर आदरणीय दिनेश चंद्र भट्ट जी जुड़े हैं पिथौरागढ़ सूर्य घाटी से, वरिष्ठ साहित्यकार हैं। मेरा उनसे अनुरोध होगा कि इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इस कार्यक्रम के आज मुख्य वक्ता आदरणीय महेश पुनेठा जी इस पर प्रकाश डालेंगे। समस्त जुड़े हुए लोगों को मैं प्रणाम करता हूं, जिनमें गोपाल सिंह बिष्ट जी देहरादून से जुड़े हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हमारे, और डॉक्टर भगवती पनेरू दीदी जुड़ी हैं हल्द्वानी से, उनका अभिनंदन है। आदरणीय दिनेश भट्ट जी पिथौरागढ़ से हैं, डॉक्टर निर्मल पंत जी अल्मोड़ा से हैं, आदरणीय जनार्दन उप्रेती आजकल प्रवास पर हैं अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ के हैं, वो भी, उनका भी अभिनंदन है। वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय खिलाना बिजलवान जी उत्तरकाशी से जुड़े हैं, और आदरणीय मंजू जी इस पटल पर हैं, और हमारे इस पटल पर आदरणीय दिनेश पांडे जी अल्मोड़ा से जुड़े हैं, आदरणीय दीपचंद जी, प्रकाश जी, आदरणीय जितेंद्र जी, सारे सभी जुड़े हुए लोगों को मैं प्रणाम करते हुए अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ। और आइए मैं सौंपता हूँ पटल आदरणीय दिनेश भट्ट जी को। बहुत बहुत अभिनंदन, सबको प्रणाम। जय। पटल में मौजूद सभी विद्वान जनों का स्वागत, अभिनंदन। बहुत सुंदर कहानी वाचन, मोहन कृति पटल लगातार साहित्यिक गतिविधियां कविताओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से हिंदी, कुमाऊनी और गढ़वाली तमाम भाषाओं को भी आप लोग भाषाओं में कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये बहुत सराहनीय पहल है आदरणीय मोहन जोशी जी की। प्रेमचंद जयंती में उन महान उपन्यासकार, कथाकार और अद्भुत कथा शिल्पी प्रेमचंद जी के बारे में जितना कहा जाए कम है, जितना पढ़ा जाए बार बार पढ़ने को मन करता है। अब जो ठाकुर का कुआं कविता है, ये कई चीजें खोलती हैं। आज से तकरीबन 90-100 साल पहले जो समाज की स्थितियां थी, कमोवेश आज भी हैं। ग्रामीण क्षेत्र में तो वैसी ही हैं। वैसी पानी का संकट है, यह जो अनहाइजीनिक जो पेयजल है वो हमारा अभी भी गड़बड़ है, और तमाम चीजें हैं। तो इसको ज्यादा विस्तार से खोलेंगे श्री महेश पुनेठा जी। ये गंभीर अध्येता है और हिंदी के राष्ट्रीय पटल पर चर्चित कवि हैं। 3 काव्य संग्रह उनके प्रकाशित हो चुके हैं, शिक्षक हैं और काफी अध्येता हैं, गंभीर अध्येता हैं तमाम विषयों पर, तमाम चीजों पर, और शैक्षिक दखल के सह संपादक भी हैं, उससे जुड़े हुए हैं। जो एक पत्रिका हल्द्वानी रानीबाग से प्रकाशित होती है, वो शिक्षा के सरोकारों को लेके उससे जुड़े हुए हैं। तो पुनेठा जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि सीधे वो इस कहानी पर और प्रेमचंद जी की जो लेखनी है, जो सवाल उठाए थे, जो उनका एक अद्भुत हिंदी साहित्य को जो योगदान है, और पूरे विश्व साहित्य को कहना चाहिए, क्योंकि उनकी जो तमाम रचनाओं का दुनिया की 30 के करीब भाषाओं में ये कहा जाता है तर्जुमा हुआ है, और पूरी दुनिया भर में पढ़ी गई है। और उनके जो कथा शिल्प अद्भुत ही है, जो भाषा का प्रयोग है, हिंदी उर्दू का जो अद्भुत प्रयोग है, वह गजब का है। तो पुनेठा जी अपनी बात रखेंगे, श्री महेश पुनेठा जी। धन्यवाद आदरणीय दिनेश भट्ट जी। इस कृति पटल के संचालक आदरणीय मोहन जोशी जी, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित वरिष्ठ साहित्यकार और युवा साथियों, आज प्रेमचंद की 145वीं जयंती के अवसर पर मोहन जोशी जी द्वारा यह कार्यक्रम
यहाँ पर आयोजित किया गया है, तो मैं उन्हें इस बात के लिए साधुवाद देता हूँ, इस महत्वपूर्ण पहल के लिए। और पूरा सप्ताह वह प्रेमचंद की कृतियों के साथ मनाने का निर्णय उनके द्वारा लिया गया है, यह भी सराहनीय है। और जहां तक प्रेमचंद के साहित्य का सवाल है या उनके कृतित्व का मुख्य रूप से, तो प्रेमचंद को मैं संपूर्ण मुक्ति का रचनाकार मानता हूं। यदि हम उनके व्यापक साहित्य संसार को देखते हैं तो उनके यहाँ जिस तरह की विविधता हमें दिखाई देती है वो बहुत कम रचनाकारों के यहाँ मिलती है। और ये विविधता चाहे विधाओं के रूप में देखें आप उनके यहाँ, या फिर कथ्य के रूप में देखें, या विषय वस्तु के रूप में देखें, लगभग सभी विधाओं में प्रेमचंद ने लिखा है। वो मुख्य रूप से कथाकार के रूप में जाने जाते जरूर हैं, लेकिन निबंध, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, जीवनी, बच्चों के लिए बहुत लिखा है उन्होंने। तो इस तरह से हर विधा में उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है और एक व्यापक अनुभव संसार उनकी रचनाओं में हमें दिखाई देता है। और बड़ा आश्चर्य भी होता है कि एक व्यक्ति इतने अधिक पहलुओं पर विचार करता है और एक बड़ा रचनाकार ही ऐसा करने में सक्षम भी हो सकता है। और शायद इसीलिए लगभग अब 150 वर्ष गुजरने वाले हैं उनको, और लगभग एक शताब्दी उनके लेखन की पूरी होने जा रही है, एक शताब्दी से ऊपर कहना चाहिए। और वो अभी भी उसी रूप से प्रासंगिक हैं जिस रूप में वो आजादी के दौर में और उसके बाद के दौर में पढ़े सुने गए। तो ये उनके कलम की ही ताकत कही जा रही है। और सबसे बड़ी उनके जो दृष्टि थी, जो व्यापक और गहरी दृष्टि उनके साहित्य की रही, उसी के चलते वो आज भी उतने ही सराहे जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा, वो संपूर्ण मुक्ति अर्थात जितनी तरह की भी सत्ताएं हमारे समाज में, चाहे वो राजनीतिक सत्ता हो, सामाजिक सत्ता हो, धार्मिक सत्ता हो, आर्थिक सत्ता हो, उन तमाम सत्ताओं से उन्होंने निरंतर मुठभेड़ की और सबसे मुक्ति के लिए वो प्रयास करते रहे। और उन्होंने समाज के उस तबके को जो उपेक्षित था, उत्पीड़ित था, उनको अपने साहित्य के केंद्र में स्थान दिया। और यह बड़ी बात है कि प्रेमचंद जी से पहले यदि हम कथा साहित्य पर दृष्टि डालते हैं तो उस तरह से आम आदमी साहित्य का मुख्य पात्र नहीं बन पाया था। उनके लेखन की एक बड़ी विशेषता ये भी रही कि उन्होंने आम जन को अपने साहित्य में स्थान दिया और मुख्य पात्रों के रूप में। तो यहीं से वो अन्य अपने पूर्ववर्ती साहित्यकारों से अलग दिखाई देते हैं। जैसे आप देखते हैं कि उन्होंने स्त्रियों के जीवन को लेकर, दलितों के जीवन को लेकर, आदिवासियों को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर, अर्थात तमाम उन तबकों को लेकर जो हाशिए में, मजदूर, किसान जीवन के तो वो चितेरे ही माने जाते हैं, उन पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई और बहुत बारीक तरीके से उस जीवन का चित्रण किया। और प्रेमचंद के यदि हम साहित्य को देखें तो उनका प्रारंभिक जो लेखन की जो शुरुआत रही
वो एक तरह से आदर्शवादी साहित्य के लिए जाने जाते थे। लेकिन धीरे धीरे वो यथार्थवादी साहित्यकार के रूप में लक्षित हुए और उन्होंने गांधी से ताकत लेकर या उस समय के तमाम जो दार्शनिक चिंतक थे उनसे प्रेरित होकर समाज के यथार्थ को अपने साहित्य में जगह दी। इसलिए वो यथार्थवादी साहित्यकार के रूप में, कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। और जो उनका यथार्थ था वो आलोचनात्मक यथार्थ दिखाई देता है। वो उन जीवन के उन कठोर पहलुओं को अपने साहित्य में लाते हैं, जैसा कि अभी की जो हमने कहानी सुनी, उदाहरण से भी बड़े कठोर यथार्थ की कहानी है। और उस कहानी में उस समय जो हमारे तत्कालीन समाज में आदरणीय विजया माइक ऑन है, माइक कृपया बंद कर दीजिएगा, अन्य लोगों से मेरा निवेदन होगा। आदरणीय विजया जी का माइक ऑन है। तो उन्होंने इस कहानी के माध्यम से उस समय के सामाजिक यथार्थ को हम सबके सामने रखा है। ये एक ऐसा यथार्थ है जो आज भी अलग अलग रूप में, भले ही विजया मैडम आप अपना माइक बंद कीजिएगा, तब होगा पीछे से। विजया मैडम उस भयावहता से अभी हमें वो चीजें अभी समाज में भले ही न दिखाई देती हों, लेकिन आज से 100 साल पहले की यदि हम कल्पना करें तो निश्चित रूप से स्थितियां बहुत खराब थी। हमारा समाज सामंती समाज था, जहां पुरुष सत्तात्मकता पूरे अपने निर्ममता से, अमानवीयता के साथ समाज में व्याप्त थी। उसी तरह से जो जातिवाद था उसकी गहराई बहुत अधिक थी, जो इस ठाकुर के कुआं कहानी में भी हमें दिखाई देती है। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि एक व्यक्ति पानी के अभाव में अपना जीवन एक तरह से समाप्त कर देता है। इतनी अमानवीयता कहां से आई? उस को दिखाने का प्रयास यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी करते हैं कि एक ऐसा समाज जहां जातियां या जो वर्ग थे, आर्थिक रूप से जो वर्ग थे, या फिर लैंगिक जो असमानता थी उस समाज में, उन सब पर ये कहानी करती है। जो पानी, जिसकी पत्नी गंगू जो है वो अपने पति की जान को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन एक पानी के लिए उसको कितना संघर्ष करना पड़ता है। उस संघर्ष को बहुत गहराई और व्यापकता के साथ प्रेमचंद जी इसमें दिखाते हैं। और केवल जातिवाद को ही नहीं, साथ में जो लैंगिक असमानता थी, स्त्रियों की जो दशा थी, उसको भी हम इसमें देख सकते हैं। उस पीड़ा को भी अपने संवादों के माध्यम से प्रेमचंद व्यक्त करते हैं। और ये केवल इसी कहानी में नहीं, यदि आप उनकी कफन कहानी देखें, सवा शेर गेहूं देखें, और अन्य भी कहानी, या हम गोदान की ही बात करें, गोदान में जो होरी का पात्र है उसका जो संघर्ष है, वहां पर जिस तरह का जातिवाद, जिस तरह की सामंती प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं, वह हमारे समाज के नंगे यथार्थ को दिखाता है।
और इस माध्यम से कहीं ना कहीं हमारे उस हौसले को, पाखंड को भी प्रेमचंद्र दिखाते हैं। आपने इसमें भी देखा कि कैसे वो जो सामंती समाज है, जो उच्च वर्ग है हमारे समाज का, वो तमाम तरह की बुराइयों से, तमाम तरह की कुप्रवृत्तियों से ग्रसित होने के बावजूद भी खुद को बड़ा मानता था। और इस पर ये कहानी एक तरह से व्यंग भी करती है कि भाई तुम काहे के बड़े हो, अपने मुंह से तुम बड़े बने हो, तुम्हारे जो कर्म में है वो तो बहुत छोटे हैं, बहुत नीच तरीके के कर्म हैं। वो उस साहूकार जो एक पूरे पूंजीवादी सिस्टम का प्रतीक है, वो भी यहाँ आता है। एक जो ठाकुर है, वो सामंती समाज का प्रतीक है। तीसरा, जो पुरुषवादी समाज के जो तमाम, जिसमें महिलाओं को केवल वो कहती है कि वो उनको एक लौंडिया से ज्यादा क्या, कौन सा दर्जा प्राप्त है। और ये वास्तव में ये स्थितियां उस समय देखी गई थी हमारे समाज में, और जिसके अवशेष आज भी बचे हुए हैं। आज भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से चीजें ठीक हो गई है। अभी भी दूर दराज के गांव में, अशिक्षित समाज में ये सब चीजें अभी भी, हमारी जो महिलाएं हैं काम के बोझ से आज भी दबी हुई है। बावजूद उसके बहुत सारे परिवारों में आज भी महिलाओं को निर्णय लेने की आजादी नहीं है। पुरुष प्रधान समाज की जो प्रवृत्तियां हैं वो आज भी हमें दिखाई देती हैं। तो इस रूप में हम देखते हैं कि प्रेमचंद का जो साहित्य है आज भी हमें बहुत कुछ सोचने को विवश करता है। हमें उन तमाम परिस्थितियों के प्रति संवेदित करता है। और एक बड़े साहित्यकार या एक बड़े साहित्य की खासियत यही होती है कि वह उन जगहों पर चोट करता है जो समाज की विसंगतियां होती हैं, जो विडंबनाएं होती हैं, जिनको टूटना बहुत जरूरी होता है, और इस रूप में वह तोड़ते हैं। इसीलिए प्रेमचंद कहते थे कि साहित्य जो है समाज से आगे चलने वाली मशाल है, और वो राजनीति को भी रास्ता दिखाती है। वो कहते थे कि साहित्य हमें सुलाता नहीं है, हमारा मनोरंजन नहीं करता है, बल्कि हमें वो बेचैन करता है। और यदि इस कहानी को भी आप देखें इस परिप्रेक्ष्य में, तो ये कहानी हमें बेचैन करती है, हमें एक तरह से अपराध बोध से ग्रसित कर देती है कि भैया कैसा समाज है हमारा ये, जहां एक व्यक्ति को पीने के लिए एक शुद्ध पानी तक नहीं मिल पाता है। और उसका कारण केवल वो जो हमारे जातीय ढांचा है, जिसमें तमाम तरह की गड़बड़ियां हैं, उस गड़बड़ी की ओर हमें सोचने को विवश करता है। जब हम आज भी दूर दराज के गांवों में ये चीजें देखते हैं तो हमें खुद पर भी शर्म आती है कि भाई हम कितने आगे बढ़ चुके हैं सामाजिक विकास की दृष्टि से, तकनीक की दृष्टि से, आधुनिक, लेकिन परिस्थितियां अभी भी उस तरह की हमें गाये बगाए दिखाई देती हैं। तो उस सब के बारे में सोचने के लिए ये कहानी हमको प्रेरित करती है। और यही कहानी नहीं, बल्कि प्रेमचंद का पूरा साहित्य, उन्होंने हर तरह की, चाहे शिक्षा की बात हो, शिक्षा की विसंगतियों पर भी उन्होंने बात की है, जात की विसंगति हो, धर्म की विसंगति हो, सांप्रदायिकता पर वो बहुत ज्यादा चोट करते हैं। जो धर्म के नाम पर जिस तरह की राजनीति उस समय देश में चल रही थी, उस सबको लेकर भी वो बात करते हैं। जाति को लेकर वो बात करते हैं, स्त्रियों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को लेकर, पुरुष सत्तात्मकता को लेकर वो बात करते हैं। तो ये समझा जा सकता है कि एक बड़ा साहित्यकार कैसे सत्ता के साथ मुठभेड़ करता है। और शायद यही बातें प्रेमचंद को एक बड़ा बनाती हैं। और एक साहित्यकार का धर्म भी ये माना जाता है कि साहित्यकार, एक सच्चा साहित्यकार हमेशा सत्ता के खिलाफ खड़ा होता है। और वो सत्ता केवल राजनीतिक सत्ता नहीं, वो सामाजिक सत्ता भी हो सकती है, वो आर्थिक सत्ता भी हो सकती है, और उस सबकी आलोचना करता है एक बड़ा साहित्यकार। और ये काम मरते दम तक प्रेमचंद ने किया। उनके साहित्य में लगातार ये जो समाज की जो गड़बड़ियां हैं, जो उत्पीड़न, जो शोषण,
उसके खिलाफ वो लगातार बोलते रहे, लगातार लिखते रहे। चाहे वो मंदिर का सवाल हो, मंदिर प्रवेश का सवाल हो। जैसे यदि आप उनके मंदिर कहानी को पढ़ेंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये बातें जो हमारे समाज की ये बहुत बड़ी कुप्रथा, मैं इसको कहूंगा, उस पर चोट करते हैं कि कैसे जो उसमें सुखिया होती है, उसका लड़का बच्चा बीमार होता है, उस बच्चे की एक तरह से स्वास्थ्य सुधार के लिए वो चाहती है कि मंदिर जाकर ठाकुर साहब के मतलब भगवान के चरणों पर वंदना करे और उससे आशीर्वाद लेकर ताकि उसका जो बालक है वो स्वस्थ हो जाए। लेकिन जो मंदिर का पुजारी होता है, अन्य भक्तगण होते हैं, उसको किस तरह से रोकते हैं और वहां पर जो वो संवाद करती है, जो प्रश्न करती है कि भाई उसी ने हमको सृजित किया और वही हमको अछूत कैसे मान सकता है, या हमारे छूने से वो कैसे अछूत हो सकता है। लेकिन पूरा जो वो तंत्र है, जिस तंत्र ने ये सारी व्यवस्थाओं को बनाए रखने का काम किया है, वो उसको वहां तक नहीं पहुंचने देता है, बल्कि रोकता है और उस रोकने में उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो वहां पर भी अंदर तक झकोड़ जाती है ये कहानी। जैसे यहाँ पर आप जोखू की मृत्यु देख रहे हैं, उसी तरह से सुखिया मंदिर कहानी में सुखिया के बालक की मृत्यु हो जाती है। तो हमारा समाज कितना संवेदनशील है इस मामले में, ये बल्कि अभी अन्य चीजों में देखेंगे तो वही ठाकुर बड़े दयालु भी होते हैं, करुणा भी उनके अंदर है, तमाम तरीके से समाज में सुधार करने की बातें करते हैं। लेकिन जाति के नाम पर इस तरह की एक रूढ़वादिता, एक कहना चाहिए कट्टरपंथ उनके अंदर देखने को मिलता है। तो इस पर बहुत तरीके से चोट करते हैं। और अच्छी बात यह है कि उनके जो कहानी कहने का तरीका है वो भी बहुत इतना मार्मिक और प्रभावशाली है कि वो सीधे हमारे मन को छू जाता है, हमारे मस्तिष्क को झकझोर जाता है। और जिस तरह से वो कहानी की शुरुआत देखिए, वो उनका जो कहानी कहने का शिल्प है, उससे भी बहुत कुछ हम लोगों को सीखने की जरूरत है। शायद वही शिल्प है जिसके चलते इतने लोकप्रिय प्रेमचंद हुए, आज भी उसी तरह से पढ़े जाते हैं। आम बोलचाल की भाषा में वो जिस तरह से अपनी बातों को कहते हैं और जिस तरह से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उनकी पहली लाइन कि जैसे ही जोखू ने मुंह में लोटा लगाया और बदबू आ गई, तो ये पहली लाइन एक तरह से पाठक को बांध देती है। और उसमें फिर जिस तरह से उतार चढ़ाव आते हैं, जिस तरह से संघर्ष दिखाई देता है एक कहानी में, जिस तरह के मोड़ आते हैं, वो कहानी को लगातार आगे की ओर बढ़ाते जाते हैं। और हर अगला चरण जो है वो कहानी को एक और ऊंचाई में ले जाता है और एक नया संघर्ष पैदा करता है। उसके लिए फिर जो उपाय किए जाते हैं, वो कहानी को और उन उपायों का असफल होना, वो लगातार कहानी को अंत तक पाठक को पढ़ने के लिए व्यवस्थित करते हैं। ये कहानी कौशल भी बहुत कम लोगों के अंदर होता है, जो हमें प्रेमचंद में दिखाई देता है। तो इस तरह से हम यदि समग्रता में देखें तो प्रेमचंद मानवता के, मनुष्यता के पक्ष में खड़े हुए एक रचनाकार थे। और उनका जितना कथा शिल्प, कथा संसार मौजूद है, उतना ही गैर कथेतर जो साहित्य है उनका, चाहे वो निबंध है, उनका एक बड़ा प्रसिद्ध निबंध है साहित्य के उद्देश्य। वो मुझे लगता है कि हर एक साहित्यकार को जरूर पढ़ना चाहिए। वो हमको एक नई रोशनी देने वाला, एक नया मार्ग दिखाने वाला निबंध है। उसके अलावा उन्होंने बच्चों के लिए, बच्चों को क्यों स्वाधीन क्यों हो बच्चे, उस दौर में आज से लगभग 100 साल पहले वो बच्चों की स्वाधीनता की बात कर रहे थे। जो बात आज हम शिक्षा में नई शिक्षा नीति आई है, या एनसीएफ 2005 में जो चीज हम पढ़ रहे थे कि भाई बच्चों को भयमुक्त वातावरण, बच्चों को स्वतंत्रता, उन पर विश्वास की बात, वो बात प्रेमचंद तब कर रहे थे 100 साल पहले। तो इससे ये भी समझ में आता है कि प्रेमचंद अपने समय से कितने आगे थे। और एक बड़ा साहित्यकार वह होता है जो आने वाले समय की आहटों को सुन लेता है
और अपने समय से आगे सोचता है। तो तमाम पहलुओं से यदि आप देखेंगे तो प्रेमचंद क्यों बड़े हैं वो हमें समझ में आता है। हम उनके साहित्य को जितना अधिक पढ़ते जाएंगे उतना अधिक हम खुद को समृद्ध पाएंगे। तो इसलिए मुझे तो लगता है कि हर साहित्यकार को जरूर प्रेमचंद को समग्रता से पढ़ना चाहिए। 300 से अधिक कहानियां, 14 उपन्यास, तमाम निबंध, संपादकीय क्या नहीं है उनके यहाँ जिसको हम जान पढ़ के खुद को समर्थ कर सकते हैं। और इस सब के पीछे एक ही मंशा है उनकी कि मुक्ति, हर तरह से मुक्ति, शूद्र गुलामी, चाहे वो मानसिक गुलामी हो, शारीरिक गुलामी हो, आर्थिक गुलामी हो, हर तरह की गुलामी से मुक्ति की बात, या वो पुरुष सत्तात्मकता से मुक्ति की बात, हर तरह की मुक्ति की बात उनके साहित्य में हमें सुनाई देती है, दिखाई देती है। बातें और भी बहुत कुछ इसमें हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल क्योंकि ये कार्यक्रम 1 घंटे का है तो मैं अपने बातों को यहीं पे विराम देता हूँ। आगे आने वाली श्रृंखला जो हमारी चलेगी उसमें फिर अपने विचार व्यक्त करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। बहुत आभार, धन्यवाद आदरणीय। सुंदर समीक्षा के लिए आपने मधुर वाणी में हम तक ये सारी चीज़ें पहुंचाई। प्रेमचंद जी का जो साहित्य है, जो जिसमें भारतीय लोक जीवन का जीवंत और यथार्थवादी चित्रण मिलता है, ग्रामीण भारत की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को अपने कहानी और उपन्यास में प्रमुखता से जिन्होंने उभारा है, और उनके साहित्य में लोक जीवन का जो यथार्थ चित्रण हुआ है, उसमें गरीबी, अशिक्षा, जमींदारी शोषण, सामाजिक असमानता आदि इस प्रकार के विषय हैं। जैसे हम उपन्यास गोदान में देखते हैं, हिगोरी जैसे किसान के जीवन के संघर्ष और उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का मार्मिक चित्रण है। वहीं सामाजिक कुरीतियों पर भी उनका प्रहार है। लोक जीवन में व्याप्त जो कुरीतियां हैं, जैसे दहेज प्रथा है, बाल विवाह है और जातिगत भेदभाव को उन्होंने विशेष रूप से उजागर किया है। कफन कहानी में तो समाज की संवेदनहीनता और गरीबी के प्रभाव को देखा जा सकता है। वहीं लोक संस्कृति और परंपराओं का समावेश भी उनके साहित्य में है, जिसमें आपके ग्रामीण जीवन है, उनकी बोली, लोकोक्तियाँ, त्योहार और रीति रिवाज जीवंत रूप में उभरते हैं। हम देखते हैं पूष की रात में ग्रामीण जीवन की सादगी और प्रकृति के साथ किसान के संबंध को दर्शाती हुई इस कहानी को हम पढ़ते हैं। और उसके साथ ही स्त्री का जीवन चित्रण भी बखूबी प्रेमचंद जी ने अपने साहित्य में किया है, जिसमें ग्रामीण महिलाओं की दुख दर्द हैं, उनकी संघर्षशीलता को उभारा है उन्होंने। हम उपन्यास निर्मला में देखते हैं दहेज और सामाजिक दबावों के कारण एक स्त्री की त्रासदी को, और बखूबी तरह से मानवीय संवेदनाओं का चित्रण उन्होंने किया है। उनकी अनेक रचनाओं में लोक जीवन की भावनाओं, जिनमें प्रेम, करुणा, त्याग आदि हमें दिखाई देता है। और ईदगाह कहानी में तो हामिद का अपनी दादी के प्रति प्रेम और बलिदान, लोक जीवन की संवेदनशीलता आदि हम बहुत इस प्रकार से देखते हैं प्रेमचंद जी के साहित्य में। और यह साहित्य न केवल लोक जीवन का दस्तावेज है, बल्कि यह समाज सुधार और सामाजिक मूल्यों की स्थापना का भी प्रयास करता है। उनकी रचनाएं आज भी भारतीय ग्रामीण जीवन की गहरी समझ प्रदान करती हैं। आज के इस कार्यक्रम में ठाकुर का कुआं कहानी का वाचन हुआ, और उसी के क्रम में आदरणीय हमारे दिनेश भट्ट जी ने अपनी बात रखी। सुंदर समीक्षा आदरणीय महेश पुनेठा जी द्वारा की गई। समस्त उपस्थित सज्जनों को, देवियों को मैं प्रणाम करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में। और अपनी बात आज के इस कार्यक्रम में और ठाकुर का कुआं के संदर्भित आप कोई रखना चाहें तो क्रमवार रखें, क्योंकि समय कम है, फिर हम उद्यापन की ओर जाएंगे। सबको नमन है, प्रणाम है, और विनम्र स्मरण मुंशी प्रेमचंद जी को नमन। जय हो।
धन्यवाद मोहनदा, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा ये, एक नया अनुभव। और इसमें मुंशी प्रेमचंद जी को जो कथा कहानी और ये क्या कहते हैं उपन्यास सम्राट, और उनकी लेखनी इतनी सजीव कि जो उसके कथोपकथन कहीं पर देखने को मिलते हैं तो इतना उस वातावरण के अनुकूल बिल्कुल वो कथोपकथन से जीवंत हो जाता है उसका, उसमें उसका जो दम है वो हम जब उसको पढ़ते हैं तो जहीं उगे मीठे फल को रस अंतर्गति भावे, तो वो उतना आनंद उसमें आता है और डूब जाता है आदमी। बचपन से पढ़ी हुई कथाएं बात तक स्मरण हो आती हैं, क्योंकि वो उस परिवेश में पूरी तरह डूबी हुई। जैसे हमारे कई कथाकार आदि हुए, तो जैसे फणीश्वर नाथ रेणु है, आपका क्या कहते हैं यहाँ हमारे उत्तराखंड के शैलेश मटियानी है, आंचलिक उपन्यास उनके ऐसे उनके कथाएं कहानियां, वैसे ही वह वहाँ का पूरा जो जगत है, जो 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 वहाँ की पीड़ा है, जो उस समय का समाज है, उस समय की गरीबी है, और जितना सामाजिक जो 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 पृष्ठभूमि है उस सब को रेखांकित करती हुई, मतलब पूरा एक प्रेमचंद को पढ़ने से पूरा उस समय का समाज, उस समय की परिस्थिति का अवलोकन हो जाता है। एक विहंगम दृष्टि प्रेमचंद को पढ़ने से पूरा मिल जाता है, उस समाज में क्या था, कैसा था, कैसी परिस्थिति थी, शासन प्रशासन और लोग जनता नारी की स्थिति, तो ये सारा ये मोहनदास ने भी पहले इसको बता दिया था। तो ये सब चीज है, तो ये आज उनको याद किया जाना। अच्छा, आज ये गोस्वामी तुलसीदास जी का भी कहते हैं, उनका भी जन्मदिन आज होता है, तो आज तो ये उनको भी हम स्मरण करते हैं इसमें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, समय को देखते हुए इतना ही बहुत है। पटेल सबको प्रणाम। मैं हिंदी का ज्ञाता तो नहीं हूँ, लेकिन अधिकतर लोगों ने बताया था कि कल मुंशी जी का जो है जीवन बड़ा दुखमय कष्टमय बीता, लेकिन उस कष्टमय में भी जो उनके कुछ खुशी के पल थे, मैंने कोशिश की एक छोटी सी कविता में उनको कहां कहां पर उनको खुशी के पल मिले, तो ये मैं मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती पर आप सब लोगों को नमन करते ये कविता समर्पित करता हूँ आदरणीय डॉक्टर निर्मल पंत जी को। कलम उठी जब पहली बार, कलम उठी जब पहली बार, मन में जागा था एक विचार, सोजे वतन ने दी पहचान, सोजे वतन ने दी पहचान, खुशियों से भर गई मुंशी जी की जान। शिक्षक का जब मिला रोजगार, हर्षित हुआ मन अपार, गरीबी का कुछ हुआ निदान, जीवन शैली का कुछ उत्थान। जब लिखा सेवा सदन, जब लिखा सेवा सदन, पाठक बोले ये है लेखक का अर्पण। गोदान गबन जब घर घर पहुंचा, खुशी से बोले मेरा लेखन है सच्चा। हंस पत्रिका का जब अवतरण हुआ, विचारों का जगत में वितरण हुआ, खुशी से बोले जन जन तक पहुंची बात मेरी, साहित्य में पहचान हुई गहरी। उपन्यास सम्राट कहलाए जन जन में, खुशी अपार थी प्रफुल्लित हुए मन ही मन में। सम्मान का था ये अनमोल पल, साहस मेहनत का ढले न कभी ये पल। हर कहानी में नव आशा के फूल, जीवन के सजीव चित्रण बन गए उसूल। सादगी सेवा और सत्य की बात, प्रेमचंद जी को मिली खुशियों की सौगात। संघर्षों में भी मुस्कान का पल, और उनके जीवन में यही था मेहनत का फल, उनके जीवन में यही था मेहनत का फल। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहने के लिए असमर्थ हूँ कि बड़ा फल हो बुढ़ापे में भूल बहुत है। मुझे तो ये भी याद नहीं साहित्यकार की कौन सी कहानी, लेकिन हाँ 10-12 कहानियां जो मुझे याद है, नारी उठा पाटवा को, जो मुझे मेरी तो रोचक लगी।
अब लेखक कौन है याद नहीं आ रहा। पंचपत्थर, बाबा भारती, पंचलारी, नौका दरोगा और वसीयत और आवाज कट रही है बहुत आपकी। ये 12 मुझे बहुत अरे क्या सर आज में व्यवधान उत्पन्न हो रहा, कट रही है बीच में। होगा सर। अच्छा सर कोई चला आगे प्रोग्राम भाई तो कर भट्ट जी माइक बंद है आपका। जी जी जी, आवाज आ रही है? हाँ साफ आ रही है जी। असल में सर जो ये प्रेमचंद जी अब इन कहानियों पर व्यापक रूप से आज भी हम स्वास्थ्य के प्रति कितने लापरवाह हैं। डॉक्टर BS कालाकोटी सर वैज्ञानिक रहे हैं। सर हमारे समाज में जो विज्ञान शिक्षा का अभाव है, वैज्ञानिक चेतना का अभाव है, ये भी एक पहलू उभर के आता है कि हम आज भी गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। आज भी हमारा जो है लोग, नौजवान लोग, हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें चौ खा के, जहरीला मशरूम खा के मर जा रही हैं असमय, गंदा पानी पी के तमाम तरह की बीमारियों के शिकार हो जा रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। तो परिस्थितियां कमोबेश वही है। अभी मेरी ड्यूटी लगी धारचूला ब्लॉक के पास, एक वहां पर इतना सुंदर झरना था, जितना इस सरयू में पानी होता है उतना तो झरना ही, ऊपर से वो जो छिपला केदार ग्लेशियर से पानी आ रहा था साहब। लेकिन पानी पीते समय मैंने मिनरल वाटर तो उपलब्ध था नहीं वहां पे, आरओ कुछ था नहीं, तो उसमें मिट्टी का एहसास हो रहा था। अब उसी मिट्टी में बैक्टीरिया भी होंगे, उससे मेरा स्वास्थ्य भी खराब हुआ, मैं 2 दिन बीमार रहा। और उसी को बच्चे पीते हैं, महिलाएं पीती हैं, पूरा समाज पीता है। तो उससे क्या होता है, बीमार पड़ते रहते हैं। बच्चा, छात्र जो है विद्यालय नहीं जा पाता है, माताएं बहनें बार बार बीमार होती हैं, तो उनका जो श्रम है वो बाधित होता है, काम नहीं कर पाते हैं, उत्पादकता घटती है। तो आज भी समाज में इतनी ज्यादा दिक्कतें हैं और अभी बहुत सारे प्रेमचंदों की हमें जरूरत है जो समाज को जागृत करें, चेताएं। और वो जो मशाल प्रेमचंद जी, अभी पुनेठा जी जो बात कर रहे थे कि साहित्य जो है, उत्कृष्ट साहित्य वास्तव में मशाल है। अब उस मशाल को भी लोग समझे। प्रेमचंद का महत्व पूरी दुनिया ने समझा, जाना, आज भी वो प्रासंगिक है। और आज भी तमाम चीजें लगभग कमोवेश परिस्थितियां वही है। दूर दराज गांव में आप देखिए, जात पात, छुआछूत, अशिक्षा, अंधविश्वास, पूरे हम झगड़े हुए हैं। तो इनको तोड़ने की जरूरत है, इनके लिए काम करने की जरूरत है। अब पुनेठा जी ने बहुत बढ़िया समीक्षा करी और जो साहित्य का उद्देश्य की उन्होंने चर्चा करी थी, तो इत्तेफाक से डायरी में मैंने नोट किया था ये। तो वो कहते हैं कि साहित्य की बहुत सी परिभाषाएं की गई हैं। मेरे विचार से उसकी सर्वोत्तम परिभाषा है जीवन की आलोचना, चाहे वह निबंध के रूप में हो, चाहे कहानियों के, काव्य के, उसे सारे जीवन की आलोचना और व्याख्या करनी चाहिए अच्छे साहित्य को। आगे वो कहते हैं इसी निबंध में, साहित्य का उद्देश्य में, अब साहित्य केवल मन बहलाव की चीज नहीं है, मनोरंजन के सिवाय उसका कुछ और भी उद्देश्य है। अब वह केवल नायक नायिका के संयोग वियोग की कहानी नहीं सुनाता, किंतु जीवन की समस्याओं पर भी विचार करता है और उन्हें हल करता है। अब वह स्फूर्ति प्रेरणा के लिए अद्भुत आश्चर्यजनक घटनाएं नहीं ढूंढता है, न अनुप्रास का अन्वेषण करता है, किंतु उसे उन प्रश्नों से दिलचस्पी है जिनसे समाज या व्यक्ति प्रभावित होता है। उसकी उत्कृष्टता की वर्तमान कसौटी अनुभूति की वह तीव्रता है जिससे वह हमें भावों और विचारों में गति पैदा करता है। तो इस तरह से उनका जो वास्तव में अपने समय से कितने आगे उनकी सोच थी। ऐसे ही कोई व्यक्ति महान नहीं कहलाता है, ऐसे ही दुनिया की 30 भाषाओं में उनके साहित्य का तर्जुमा या अनुवाद नहीं हुआ है। वास्तव में हमें उनकी रचनाओं को बार बार पढ़ने की और उस पर बार बार चर्चा करने की भी जरूरत है।
बहुत उनके, और ये कहा जैसे उन्होंने इतने बड़ी मनोवैज्ञानिक पकड़ थी, बड़ी जो रचना होती है वो मनोवैज्ञानिक पकड़ है। इसमें कोई भी है, चाहे वो कोई पंडित है, ठाकुर है, या कोई भी पात्र है, वो पात्र होता है, काल्पनिक पात्र है, और वह एक प्रतीक होता है। प्रतीक के माध्यम से वो बुराई को उजागर कर रहे हैं, और उसका वो कहीं न कहीं जो पीड़ित है, जो आदमी जो उससे प्रभावित है, उसकी मनोदशा, उसकी जो पीड़ा है, उसको उसको व्यक्त कर रहे हैं वो। तो ये अद्भुत वो है, जो उस महिला की पीड़ा है, उसके अंदर का डर है, वो पानी निकालते हुए भी वहां पर पहुंच के भी, कुएं पर जाकर के भी पानी नहीं ला पाई, वो कितनी बड़ी विडंबना है। और इसी तरह की जैसे एक पूस की रात उनकी वो कहानी थी, अद्भुत थी। तो 2005 में यहाँ संगमन हुआ था पिथौरागढ़ में, तो ये तमाम कानपुर, लखनऊ, दिल्ली वगैरह के बड़े साहित्यकार इकट्ठा हुए। तो उसमें एक बहुत बड़े साहित्यकार थे, संभवतः शायद उदय प्रकाश जी थे, तो उनका वक्तव्य था प्रेमचंद पर। तो उन्होंने कहा था कि कोई भारतीय किसान आज भी वह 1 इंच मेड़ के लिए वो भाई को काट देता है, खून बहा देता है अपने खेत में। ऐसा हो सकता है कि वह जो है नील गाय आई, पूरा खेत चढ़ गई और वो सोता रहा हो, वो सपनों में खोया है, या वो अलसाया है? ऐसा संभव नहीं है। लेकिन वही वो प्रस्थान बिंदु भी था। प्रेमचंद ने उस हल्कू के माध्यम से, उस घटना के माध्यम से किसान के मोहभंग की स्थिति को उजागर किया था। और ये मोहभंग आज हम हमारे गांव में भी देखते हैं। हमारी खेती बर्बाद हो गई है, हमारी उत्पादकता शून्य है। हम जो यहाँ पैदा होता था, जो साग सब्जी, जो मोटा अनाज, मड़वा झड़वा, तमाम चीजें, दालें पैदा होती थी, वो भी हम नहीं कर रहे हैं। और एकदम किसानों ने अपना मन मार लिया है। उस समय जो प्रेमचंद का किसान था, वह खेती छोड़ के मजदूरी की ओर गया था। और कमोबेश अब हमारे सामने तो मजदूरी भी नहीं है, न उद्योग धंधे हैं, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं। तो कल के दिन जो पलायन गांव से हुआ, अब शहर भी उजड़ने की बारी है। ये देखने की बात है, साहित्यकारों के लिए मनन का सवाल है। आने वाले समय में अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, लोहाघाट, चंपावत, तमाम पहाड़ी कस्बे, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी, ये खत्म हो जाएंगे। सरकारी पेंशन, सरकारी नौकरी नहीं रहेगी, और हम इसको देख नहीं पा रहे हैं। कोई साहित्यकार कविता में, कहानी में, निबंध में इसको मुद्दा नहीं बना रहा है। हमारे पास उत्पादकता शून्य है, हम उत्पादन कुछ नहीं कर रहे हैं। जो अभी आर्थिक चक्र चल रहा है वह सरकारी नौकरी और पेंशन पर टिका हुआ है। अगर वो खत्म होता है तो बताइए हमारी आने वाली पीढ़ी कहाँ जाएगी, क्या खाएगी, कैसे जीवन यापन करेगी? इस पर कोई लीडरशिप, न राजनीतिक लीडरशिप, न हमारा साहित्य कुछ बोल रहा है। तो एक बड़ा सवाल है। इस मंच के माध्यम से, यह प्रेमचंद जयंती के बहाने, हमें इस पर भी सोचना है। हमें सोचना है जो आज भी अंधविश्वास है, तमाम रूढ़ियां हैं, इनके खिलाफत हम करें। और निश्चित रूप से नवोदित राज्य में जो तमाम उम्मीदें थी, कल्पनाएं थी, उत्तराखंड जो आंदोलन हुआ था, वो तो हमारे सामने, तब हम स्नातक परास्नातक हो चुके थे जब आंदोलन 90 के दौर में पूरे परवान चढ़ा था। तो यही उम्मीद थी कि रोजगार मिलेगा, सरकारी नौकरियां हमें मिलेंगी, हम घर के आसपास सेवा करेंगे, अपने समाज की सेवा करेंगे, समाज उन्नत होगा, यहाँ उद्योग धंधे भी खुलेंगे, रोजगार का जरिया बढ़ेगा, समृद्धि आएगी। तो आज जो पलायन का यहाँ बुरा दौर पहाड़ों में है, तो ये हमारे लिए चुनौती है। हम नहीं लिख पा रहे हैं, वो मशाल हम नहीं बन पा रहे हैं, वो दिया नहीं जला पा रहे हैं हम। वो दिया, जो रोशनी, जो चिराग, जो पूरी रोशनी फैलाता, और जो हमारे राजनीतिज्ञों को भी सोचने पर मजबूर करता कि ये हालात कैसे हुए हैं, इनका हल क्या है, इनका निदान क्या है। तो इस पर भी सोचने की बातें हैं, और ये क्रम चलता रहेगा। मैं मोहनदा का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और इसमें और भी विद्वान जन है, तो निश्चित रूप से अपनी विचार रखेंगे, और ये क्रम चलता रहेगा कम से कम 3-4 दिन तक। तो ये इस बहाने हम बात करेंगे। बहुत ज्यादा लिखा उन्होंने, उनके अंदर एक अगाध पीड़ा थी, और कितना बड़ा त्याग किया, सरकारी नौकरी छोड़ी, और अखबार निकाला, पत्रिका निकाली, और लोगों से तमाम आर्थिक संकट झेले। कितना कठिन है, मोहनदास इसको समझते हैं, लोगों से लेख मांगना, लोगों और उसको इकट्ठा करना, उसको एक पत्रिका या किताब का रूप देना, कितना कठिन काम है संपादन करना। आज जबकि तकनीक बहुत उन्नत है, हमारे पास इतने तरह के यंत्र हैं, जो छापा खाना है, मुद्रण की व्यवस्थाएं बहुत विकसित हो चुकी हैं। 100 साल पहले, 125 साल पहले निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा काम था,
और हिंदी साहित्य पर जो उनका अवदान है वो तो अद्भुत है। हिंदी समाज पूरा ऋणी है और हिंदी समाज को निश्चित रूप से उनके नाम से विश्वविद्यालय स्थापित होने चाहिए थे, तमाम बड़े शहरों में उनके नाम से मार्ग होने चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए थी, वो नहीं है। हम लोग बड़े आसान फरामोश भी हैं और बहुत सारी गड़बड़े हैं हमारे अंदर। ये भी सोचने की एक बात है, तो इस पर भी सोचा जाए और उनका साहित्य निश्चित रूप से पाठ्यक्रमों में हो, उनका साहित्य उपलब्ध हो नौजवानों को जो आज बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, जो हताश हो रहे हैं, जो आत्महत्या की कगार पर हैं, उनको ऊर्जा मिले, उनको पढ़ने को दिया जाए और वो जो निश्चित रूप से वो जो जीवन मूल्य है वो ताकत देते हैं। और साहित्य सबसे बड़ी बात है, साहित्य जोड़ता है, बांटता नहीं है। साहित्य है, खेल है, शिक्षा है, ये हमें अलग अलग धर्म जात पात इसको भुला करके एक मंच पर लाती है। ये निश्चित रूप से ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रमों की भी बहुत ज्यादा प्रासंगिकता है। ये हमें जोड़ते हैं और हमें समाज के सर्वांगीण विकास के लिए सोचने पर मजबूर भी करते हैं। इसमें और मनीषा मैडम भी दिख रही है, निश्चित रूप से वो साहित्य के अध्येता है, लेखक हैं। कुमाऊनी में भी उनका काम है, मैं उनको भी आमंत्रित करूंगा अपने विचार व्यक्त करने के लिए। धन्यवाद, सादर स्वागत, अभिनंदन। जी मनीषा मैम, आप अपने विचार व्यक्त करिए। मनीषा पांडे मैम, मेरी आवाज आप सुन रही हो? माइक को अनम्यूट कीजिए, क्योंकि आप साहित्य की प्राध्यापक हैं। निश्चित रूप से माइक अनम्यूट कीजिए। आपका माइक ऑफ है, माइक बंद है, माइक खोलिए। माइक बंद है आपका। मनीषा मैम, डॉक्टर मनीषा मैम, आपका माइक बंद है, माइक अनम्यूट कीजिए। संभवतः शायद नहीं खुल पा रहा है, एक बार लेफ्ट होने के बाद जुड़ जाएंगे तो शायद। मोहनदा एक उलझन में था, वो उलझन अब सुलझ गई। नमस्कार के लिए उठाता हूँ, जीत गए। मैं उसमें रह गया ना, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, कल बोलूंगा। बहुत बधाई आपको। कल पटल में रह गए, आज समय भी हो गया है। बधाई आपको। सभी को सादर नमस्कार। मतलब जाए जैसा हो गया। समस्त विद्वजनों को सादर नमस्कार। बात जारी रखिए जी। नमस्कार जी। जी सभी को नमस्कार और प्रेमचंद जन्म की बधाई और आपको तुलसीदास जयंती की भी बहुत बहुत बधाई है सभी को। तो जैसे कि अभी सबने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया, भट्ट सर ने, भट्ट जी ने और मोहन जी ने और हमारे पुनेठा जी ने, सबकी बातें बहुत अच्छी रही और बहुत ज्ञानवर्धक थी। क्योंकि अगर हम प्रेमचंद जी की बात करें और कहानी चल रही थी कि ठाकुर का कुआं, हम देखते हैं, हम आज बात करते हैं दलित विमर्श की तो बड़े बड़े डंके बजाए जाते हैं। मैं इसके विपक्ष में ऐसा कुछ नहीं कहती, लेकिन अगर हम प्रेमचंद की बात करें तो उन्होंने जो है उस समय सबको एक दिशा दी कि एक ऐसा भी साहित्य लिखा जा सकता है, तो उनसे सभी लोग को प्रेरणा मिली। और आज अगर उनकी बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो पुनर्पाठ जिनकी जरूरत है, जैसे बूढ़ी काकी है उनकी जो कफन कहानी है, तो आज भी स्थिति यही है। अगर हम बूढ़ी काकी की बात करें, उनकी जो कहानी है, जो शायद उनके विकास यात्रा के दूसरे दौर में लिखी गई थी, क्योंकि अगर हम प्रेमचंद के साहित्य की बात करें तो हम उसको 3 भागों में बांटते हैं, उनका प्रारंभिक युग और उनका मध्य युग और उनका जो बाद का युग है वो। तो जो बूढ़ी काकी है, उस कहानी में आज भी हम देख रहे हैं कि लोग कैसे अपने माता पिता को घर से दूर हटा रहे हैं, दूर रख रहे हैं उनको, और उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो वही बूढ़ी काकी जिसके परिवार वाले उसको भोजन तक नहीं दे रहे हैं, घर में बड़ा उत्सव है और वो लास्ट में जब उसको खाना देना भूल जाते हैं तो वो झूठे पत्तल चाट रही है। तो यही स्थितियां समाज की है, तो जिनको हमें याद करना चाहिए, जिनकी कृपा से आज हम आगे बढ़े हैं और हम उनको ही जो है अनदेखा करके
आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये स्थिति समाज में है आज। और वही अगर हम उनकी कफन कहानी की बात करें, जो शायद उनकी अंतिम कहानी है, उस कफन कहानी में हमने देखा कि कैसे गरीबी, अमानवीयता और जो स्त्री की जो प्रसव पीड़ा है, उन सबको व्यक्त किया गया है। जो गरीबी है वो हमको अमानवीय भी बना देती है। और आज का इंसान ऐसा है जो भौतिक चीजों के पीछे भाग रहा है, बिल्कुल पैसा बटोरने के पीछे। वो अमीर होते हुए एक तरह से गरीब है, क्योंकि जो उसकी मानवीयता है वो खत्म होते जा रही है। वहां देखते हैं हम अगर कफन कहानी में, तो वो जो स्त्री है वो अंदर प्रसव पीड़ा से तड़प रही है, जो उसकी बहुत दर्दनाक स्थिति है उस समय। उसके पति और ससुर बाहर जो है आलू भून रहे होते हैं, बढ़िया से खा रहे होते हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं होती। और लास्ट में जो है वो यही सोच रहे होते हैं कि खाना कहाँ से मिलेगा। और जब अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है उस स्त्री की, तो वो बड़े खुश होते हैं। उसके कफन के पैसों से वो किस तरह से जो है अपनी दावत करते हैं। तो आज ऐसी कहानियां आज भी झकझोर देती हैं। और आज भी समाज में ऐसी स्थिति है, ऐसे लोग हैं जिनमें बिल्कुल अमानवीयता हो गई। आप देखिए, लोगों में दया, करुणा, ममता के भाव नहीं है। पता नहीं क्यों हम इतने भौतिकवादी होते जा रहे हैं, इतने अमानवीय होते जा रहे हैं। देखिए आप, ऐसी तमाम तरह की कहानियां हैं जो हमको जो है इस तरह की बातें सोचने पे मजबूर कर देती हैं। और भी उनकी कई कहानियां, ईदगाह कहानी है जो बच्चों के लिए प्रेरणादायक है। और मेरा तो ये मन करता है, और मैं अपने विद्यार्थियों को हमेशा जब ईद होती है तो ईद की छुट्टी से पहले दिन मैं उनको कहती हूँ कि आप लोग ईदगाह कहानी जरूर पढ़ें। तो ऐसी कहानियों को बार बार पुनर्व्याख्यायित करने की, उनके पुनर्पाठ की आवश्यकता है। तो मैं ज्यादा न बोलते हुए आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी ने मुझे मौका दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा इस कार्यक्रम में जुड़ने से। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। वाह, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, प्रणाम आपको आदरणीय डॉक्टर मनीषा जी। विशेष आभार हमारे दिनेश भट्ट जी का। और हमारे इस पटल पर जुड़े हुए समस्त लोगों को मैं पुनः प्रणाम करता हूं, क्योंकि समय इजाज़त नहीं देता, समय अधिक हो चुका है। और मैं संक्षिप्त में सबको धन्यवाद कहते हुए आभार व्यक्त करता हूं, आपकी उपस्थिति को नमन करता हूं। और यह पूरे सप्ताह भर, एक सप्ताह पूरा प्रेमचंद जी के कथा साहित्य पर, उपन्यास साहित्य पर, उनके पत्रों पर और उनकी जीवनी पर चर्चा और परिचर्चा इसी प्रकार से करते रहेंगे। और अगले क्रम में हम एक नई कहानी के साथ होंगे। आज के समीक्षक आदरणीय महेश पुनेठा जी का बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जुड़े हुए समस्त लोगों को प्रणाम करते हुए कहता हूँ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। और इसके साथ ही मैं नमन करता हूँ गोस्वामी तुलसीदास जी को और मुंशी प्रेमचंद जी को। बहुत बहुत प्रणाम। अगर कोई बात किसी को रखनी हो तो उनका स्वागत है। दीदी भगवती दीदी भी जुड़ गई हैं, उनको भी अभिनंदन करता हूँ। कोई बात आप रखना चाहती हैं तो दीदी स्वागत है। सबको प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। अभी तो मैं आज तो नहीं, आज समय थोड़ा बाध्यता है, समय हो चुका है। सब लोग 7 बजे से जुड़े हुए हैं। मैंने पूरा सुना और बहुत ही अच्छा लगा। दोनों ही विद्वानों का वक्तव्य बहुत बढ़िया लगा, आपकी कहानी बहुत बढ़िया लगी, बहुत अच्छा लगा। तो मैं अपनी बात रखूंगी कल या परसों। बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद इस पटल को मिलता रहा है। बहुत धन्यवाद, आभार। और जुड़े हुए समस्त लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ और बधाई भी देता हूँ। हमारे जनोदा के भतीजे प्रधान पद के लिए जीत गए, उनने अभी सूचना भी दी है। आज पंचायती चुनाव के ये परिणाम आए हैं और समस्त प्रतिनिधियों को मेरी बधाई पहुँचे। शुभकामनाओं के साथ सबको करता हूँ प्रणाम। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। नमन। शुभ रात्रि।